दोस्तों ये है आज़ादी के टाइम का कोटद्वार से नजीबाबाद जाने का रेल टिकट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट विद सुजल वर्मा में। दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही जहां वो इंसान रहता है जिस शहर में, तो उस शहर के बारे में भी उसका इतिहास उसको पता होना लाजमी है, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। तो इस खास पॉडकास्ट में आज हमारे साथ योगेंद्र गिरला जी जुड़े हैं, जिनकी 6 पीढ़ियां इस शहर में रही और 4th पीढ़ी सर हैं। सर के बेटे, उनके भी बेटे इसी शहर में रहते हैं। और ये 6 पीढ़ियों का सफ़र कैसा रहा, क्या उन्होंने इस कोटद्वार का जब ये शहर इस्टेब्लिश हुआ और कैसे ये शहर आगे बढ़ा, ये पूरा इतिहास इस पॉडकास्ट में आपके साथ आज योगेंद्र जी शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। शहर के बारे में हम बात करेंगे, कोटद्वार कैसे पनपा, कैसा कुछ हुआ। जी सर। मेरा कोटद्वार से मैं अपने जन्म से ही यहाँ पे रहता हूँ और 1949 का मेरा बर्थ है। और उसके बाद मेरी एजुकेशन हाई स्कूल तक कोटद्वार में ही हुई। प्राइमरी और पब्लिक इंटर कॉलेज कोटद्वार में, और उसके बाद जो है मैं मोदी नगर से मैंने इंटरमीडिएट किया और फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने B.Tech टेक्सटाइल्स किया। जी। मैंने 3-4 साल सर्विस भी करी कैरिको मिल अहमदाबाद में और ग्वालियर में, और उसके पश्चात मैं जो है अपने पेरेंट्स के साथ कोटद्वार ही आ गया। और जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स का जो है जो पुश्तैनी व्यापार था हार्डवेयर का और सीमेंट का, वो ज्वाइन किया और सर्वेयर का काम भी मैंने शुरू किया। तो आपकी फैमिली स्टार्टिंग से कोटद्वार में रही है? बिल्कुल, एक तरीके से। जी जी। अब सर आपने बोला कि आप पहले बाहर भी गए बीच में पढ़ने, लेकिन उसके बाद एट द एंड आप अपने शहर में ही आ गए। जी। 1974 में। जी। तो 1974 में आप आ गए और 1975 में इमरजेंसी भी लग गई थी उस समय। जी। तो उस पर में हम बाद में आएंगे, लेकिन आप बात करते हैं मुद्दे की। सर ये कोटद्वार, सर सबसे पहला सवाल ये है, कोटद्वार शहर कैसे पनपा, या हम कहें तो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है? कोटद्वार का नाम आया कहाँ से, शहर बना कब? देखिए, कोटद्वार तो मैंने इस पे थोड़ा सा जो है इंटरनेट पे भी सर्च भी किया था जी। और उससे मेरे को ये मालूम चला कि कोटद्वार जो है काफ़ी समय पहले से था, और एक मैप था। मैंने देखा कि कोई मिस्टर रमसे थे, इंग्लैंड के निवासी होंगे, और उन्होंने अपने मैप में हमारी शिवालिक श्रेणी को दिखाया हुआ है जी। और उसमें हालांकि स्पेलिंग्स थोड़ा जो है डिफरेंट थी, लेकिन उससे क्लियर हो जाता है कि ये जो है हमारे एरिया को ही दिखा रहे हैं। तो जैसे कोटद्वार वर्ड को उन्होंने COADWAR करके लिखा, कोटद्वार। हाँ, और GAUT घाट से मतलब था उनका कि वो किसी नदी के किनारे शहर बसा हुआ है। जी। तो उसी से मालूम चला कि ये इस एरिया का है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसमें दिखाया चौकी घाट। चौकी घाट आप जैसे जानते हैं कि कर्ण आश्रम की एक व्यापारिक मंडी है जी। और अभी भी चौकी घाट के नाम से ही जानी जाती है। और उसके बाद उन्होंने उसी श्रेणी में दिखाया तो आगे जाके। जिस मैप की आप बात कर रहे हैं वो कितना पुराना होगा लगभग? वो लगभग जो है 1800 ईस्वी का होगा मैप। अच्छा, 18th सेंचुरी का वो मैप है जिसमें कोटद्वार मेंशन है कि कोटद्वार नाम की कोई जगह है। बिल्कुल जी। फिर उसके बाद जो है मैंने और सर्च किया तो एक थॉमस डैनियल करके एक पेंटर इंग्लैंड से आए। उन्होंने वो कलकत्ता आए होंगे पहले, तो फिर बाई बोट जो है कानपुर तक आए, और वहाँ से फिर हाथियों से या जिस तरह भी जो भी उन्हें उस समय अवेलेबल सवारी होंगी उससे जो है वो लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर होते हुए जो है मुरादाबाद से फिर नजीबाद भी आए। और नजीबाद ही वॉज ए पेंटर, और वो जहाँ भी जिस जगह भी जाते थे तो उस जगह की ख़ास चीज़ों की पेंटिंग भी बनाया करते थे। तो वो भी सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पे सर्च करेंगे कोई भी तो अवेलेबल हैं। तो मेरे को उससे मालूम चला कि उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने कोटद्वार में जो है यहाँ पे जाने का मन बनाया, श्रीनगर तक जाना चाहते थे वो, श्रीनगर गढ़वाल तक। अच्छा। तो कोटद्वार के जो यहाँ पे राजा का राज्य होगा वहाँ से परमिशन उस समय मिली नहीं,
तो वो नजीबाद में ही थोड़े दिन रहे और वो फिर उसके बाद उन्होंने लालढांग भी विज़िट किया और चंडी घाट हरिद्वार भी विज़िट किया। वहाँ की भी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे। जब उन्हें परमिशन मिल गई तो फिर वो जो है कोटद्वार आए और कोटद्वार में उन्होंने सबसे पहले पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग भी जो है मैं आपको शेयर कर दूँगा। उसमें उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन्स दिखा रखे हैं, पठार का इलाका दिखा रखा है, एक उद्यान दिखा रखा है। भी कहीं ना कहीं कोटद्वार शहर का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो ट्रेस हो रही है कहीं ना कहीं। यस। ये किस समय का होगा सर? ये क्योंकि जो आपने मैप बोला वो मैप 18वीं शताब्दी को कोटद्वार दर्शा रहा था और ये पेंटिंग ये जो होगा 1790 के करीब के ये रिकॉर्डेड है कि 1790 में जो है ये आए थे। इनका मन जो है श्रीनगर गढ़वाल जाने का था तो इन्होंने ये वाला रास्ता चुना। जी, ये तो ब्रिटिश काल की बात है। अब धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते हैं कोटद्वार के इतिहास को लेकर, तो सबसे पहले अगर हम सोचे बिना कि यहाँ अंग्रेज थे, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है रेलवे स्टेशन। इसका क्या थोड़ा इतिहास है, अगर इस पर हम नज़र डालें तो? देखिए, यहाँ पे जो है जिस समय अंग्रेज़ों का राज्य था जी, और लॉर्ड लैंसडाउन जो है उनके वाइसराय हुआ करते थे। लैंसडाउन जो नाम पड़ा है वो वाइसराय के बाद वो 1893 के करीब में जो है उसका नाम लैंसडाउन पड़ गया था। लेकिन इससे पहले ये कहानी शुरू होती है 1885 में जो है ये कुमायूं में ये रेजिमेंट थी और चूँकि यहाँ के लोग काफ़ी जो है सेना में थे, ब्रिटिश सेना में, तो ये हुआ विचार कि जो है एक हेडक्वार्टर्स जो है गढ़वाल में बनाया जाए और उस रेजिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया गया और ये रेलवे स्टेशन जो है उसी की वजह से बना, क्योंकि मिलिट्री का सामान आना था तो मिलिट्री के सामान को भी जो है लाना था, तो ट्रैक नजीबाद से कोटद्वार तक डाला गया और उसके बाद जो है नजीबाद तक ऑलरेडी था पहले से, तो उसका और विस्तार करके कोटद्वार तक लिया है, वो भी मिलिट्री पर्पस के लिए अपना। बिल्कुल जी। तो ये इससे आगे क्यों नहीं बढ़ा सर? इसके लिए भी कुछ मतलब कोटद्वार से थोड़ा सा और बढ़ाने की शायद मैंने सुना है कि मांग हुई थी। ऐसा था कि वैसे तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन चूँकि उनके पास, अंग्रेज़ों के पास तो कोई कमी तो थी नहीं। अब लैंसडाउन में मिलिट्री का बेस बनना था तो इसको आगे भी ले जा सकते थे, लेकिन खो नदी के इस पार ही उन्होंने जो है रहने दिया। जबकि हमारी कोटद्वार की मंडी जो है सिद्धबली के नीचे ग्रास्टनगंज जिसे आजकल कहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी स्थापित थी। लेकिन इस स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को उन्होंने यहीं तक बनाया। कहते हैं कि उन्होंने उन व्यापारियों से जो उसमें कोटद्वार मंडी में रहते थे उनसे डिमांड करी कि कुछ जो है उनको कुछ मनी उनको दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो वो रेलवे स्टेशन को वहाँ तक ले जाएंगे, मंडी तक। लेकिन शायद कोटद्वार के उस समय के व्यापारी वो चीज़ नहीं कर पाए और रेलवे स्टेशन यहीं पे स्थापित हो गया। अभी जैसे सर में ये टिकट है, ये थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप करना चाहें तो, कितना पुराना है और ये टिकट ये कैसा है? नजीबाद से कोटद्वार तक का टिकट है, रिटर्न टिकट है, दोनों चीज़ इसमें है। कोटद्वार से नजीबाद भी है, नजीबाद से कोटद्वार भी है और 15 मील इसको दिखाया गया है, माइल्स M लिखा हुआ उसकी जगह। और पहले समय में रुपए आना पैसे चलते थे, एक रुपए में 16 आने होते थे और एक आने में 4 पैसे होते थे, तो इसमें 4 आने का ये टिकट है। किस समय का होगा सर ये आज़ादी से पहले का होगा, आज़ादी के आसपास 1947 से पहले का टिकट है। तो मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जब ये ट्रेन चलती थी तो उसका टिकट ऐसे आता जी। तो 4 आने में आप यहाँ से वहाँ पहुँचते थे। ये मेरे ख्याल से रिटर्न टिकट है, वापस ही 4 आने में आने जाने का ही लग रहा है मेरे को। आने जाना 4 आने में 1947 से पहले, लेकिन अब आपका करीब करीब ट्रेन भी शायद सर 40 रुपये तो ले लेती होगी बस की तरह। अच्छा, तो ये ट्रेन की बात रही सर। तो और बाकी जैसे हम कहते हैं, अभी हम प्रेजेंट में बाद में आएंगे, उस समय किस किस्म का डेवलपमेंट चल रहा था सर? जब ये 1947 के आसपास आज़ादी आ रही थी, ब्रिटिश के अंडर जब कोटद्वार की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो डेवलपमेंट किस लेवल का था? वैसे देखिए, विकास था इस शहर का कुछ टाइम? विकास तो जो है उस समय तो जो है कोटद्वार को तो बिल्कुल एक तरह से
रूट से ऊपर उठाना पड़ा। जो यहाँ के बाशिंदे बने, जो कि पुरानी कोटद्वार मंडी में रहते थे और यहाँ पे शिफ्ट हुए, कोटद्वार मंडी भी जो है धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि वहाँ पे भी प्राकृतिक आपदा ने परेशान किया, नदी का कटान हुआ तो वो गाड़ी घाट में हुआ था, जैसे हमको ग्रास्टगंज में पहले आपका कोटद्वार स्टैब्लिश हुआ। हाँ बिल्कुल, वहीं पे था। और इसमें थोड़ा सा अर्लीस्ट ये भी है कि जो बलभद्र सिंह लाट साहब जिनको बोलते थे, उनको अंग्रेज़ों ने उनके काम से, उनकी वीरता से खुश होकर उनको एक कोटद्वार में जागीर भी दी। और इस जागीर को जब दी तो उन्होंने यहाँ पे, चूँकि कोटद्वार में पूरा झाड़ झंकार था, बिल्कुल कुछ वो नहीं था, तो जंगल के कटान का ठेका मेरे परदादा जी को दिया। अच्छा। जो नजीबाद के निवासी थे, श्री हीरालाल जी, तो वो अपने परिवार सहित यहाँ पे आए और कोटद्वार मंडी में भी जो है व्यापार शुरू कर दिया। अच्छा, इस चीज़ के माध्यम से आपकी फैमिली यहाँ इस्टेब्लिश हो गई। जब आपको एक कॉन्टैक्ट मिला तो फैमिली यहाँ फिर सेटल हो गई। बिल्कुल जी। तो इसमें एक और रिलेवेंट चीज़ ये भी है कि जो मेरे फादर का, मेरे पिताजी श्री कांति प्रसाद माहेश्वरी जी थे, उनका जन्म जो है यहाँ के बलभद्रपुर के घोसी खत्ता में हुआ, तो वो ऑन रिकॉर्ड्स है। अच्छा। तो वो उनका जन्म 1906 में हुआ, तो घोसी खत्ता में हो सकता है कि वो जंगल के कटान की वजह से वहाँ पे उस समय हों, या वहाँ पे हट्स वगैरह हों, उनमें रहते हों और वो कार्य कर रहे हों। तो आज़ादी से पहले सर ये जो कोटद्वार था, वो जैसे हमारा पूरा इंडिया ब्रिटिश प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, आज़ादी जब नहीं थी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर, तो यहाँ का भी कोई राजा रहा होगा, है ना? यहाँ के तो श्रीनगर के राजे वो रूल करते थे। ये कोटद्वार भी उनके अंडर आता था। बिल्कुल। बाद में तो जो है इसमें जब ये गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गढ़वाल के राजा से समझौता किया, तो टिहरी को तो उन्होंने अपने उसमें लिया, गढ़वाल के राजा को दिया, और लेकिन इसको ब्रिटिश गढ़वाल ही रखा। अच्छा। ये वाला जो है हम ब्रिटिश अंग्रेज़ों के राज्य में ही हम लोग रहते थे। अब जो सर ये बलभद्रपुर हमने जो बात छेड़ी, बलभद्रपुर जो यहाँ पे है, तो वहाँ के राजा हुआ करते थे बलभद्र सिंह, उनकी क्या कहानी थी सर? वो उन्होंने जो है ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि अफ़गानों के साथ जो लड़ाई हुई है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे वीरता का परिचय दिया, और पौड़ी ज़िले में ही किसी स्थान के वो निवासी थे जी। और यहाँ पर उनको फिर अंग्रेज़ों ने खुश होकर ये जो है कोटद्वार की एक जागीर उन्होंने अलॉट करी। ये पूरा एरिया जो आप बीएल का आप देखते हैं, बीएल का उनको ही दिया गया जी। बिल्कुल। और जी, और बाकी सर ये अगर हम कोटद्वार की बात कर रहे हैं तो सिद्धबली धाम की बात तो लाजमी होगी। जी। तो पहले सिद्धबली कैसा था और अब कैसा? आपने कुछ फोटोग्राफ्स मेरे को दिखाई थी कुछ समय पहले। जी, सिद्धबली का तो मैं समझता हूँ कि पहले से ही होगा। पहले जैसे कि आप अभी भी जाते हैं मंदिर में तो देखते हैं कि उसके अंदर जो है 2 पिंडियाँ रखी हुई हैं जी। हनुमान जी की मूर्ति तो करीब 70s में जो है इस्टेब्लिश की गई। पहले हम लोग जब सिद्धबली मंदिर जाते थे 2 पिंडियाँ ही थी, तो उस समय जो है मैंने देखा है कि जो सिद्धबली के पीछे जो शिखर है जी, उस शिखर को पे भी लोग बाग जाते हैं और वहाँ पे भी जाके देखते हैं, तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने कुछ चीज़ बनी हुई है कुछ वहाँ पे भी। तो सिद्धबली मंदिर अस्तित्व में तो काफ़ी समय से हुआ, लेकिन मेरे जो रिकॉर्ड्स मेरे फादर के समय के मेरे को मिले हैं उसके हिसाब से धर्मशाला से सिद्धबली के मरम्मत के लिए कुछ जो है औजार, चिनाई वगैरह के औजार जो है 1941 में जो है भेजे गए, वो धर्मशाला के रजिस्टर में लिखे हुए हैं। वो रजिस्टर भी यहाँ पे। पहले तो मंदिर उस ज़माने में बड़ा छोटा मंदिर था, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत छोटा मंदिर था। रास्ता भी मेरे को अभी भी याद है। वो मंदिर करीब सन 65 तक भी वैसे ही रहा। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो है ये वर्तमान स्वरूप में आना शुरू हो गया धीरे धीरे करके। और बीच में जो है सिद्धबली की तरफ से अपील भी कई हुई सिद्धबली को के उत्थान के लिए, तो यहाँ की जनता ने जो है भरपूर सहयोग भी दिया। और वास्तव में तो देखा जाए तो सिद्धबली का जो मेन जो मुख्य महत्व जो बढ़ा है
आप लोगों को शायद अंदाज़ा होगा 1989-90 के करीब में जो खो नदी में काफ़ी बाढ़ आई और नीचे का पुश्ता पूरा निकल गया था जी। और जो मंदिर में आप जब भी मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं तो जो सब आप जब उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जब जाते हैं तो देखेंगे कि उसके नीचे जो है बहुत बड़े पुश्ते लगाए गए, वो सारा पुश्ता नीचे तक खाली था। अच्छा। पूरा निकल गया था ऐसा, लेकिन बाबा की कृपा कुछ ऐसी थी कि मंदिर जो है बिल्कुल टिका रहा। जी। फिर धीरे धीरे जो है उस पर क्रेन वगैरह लगाई गई और उसको सुदृढ़ बनाया गया, फिर पुश्ते बनाए गए। और जब लोगों ने ये देखा, ख़ास तौर से कोटद्वार की जनता ही नहीं, बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर की जनता ने भी ये देखा, तो सिद्ध बलि के प्रति सबकी आस्था बढ़ती चली गई। तो आज जो है आप खुद ही समझ सकते हैं कि सिद्ध बलि में लोगों का कितना जो है आस्था है, विश्वास है। जी। बाकी सर, आपने पंचायत, आपने अभी धर्मशाला की बात करी, तो ये धर्मशाला यही है जो झंडा चौक वाली हिंदू पंचायत धर्मशाला? जी बिल्कुल यही है। ये कब सर इस्टेब्लिश हुई? ये जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से तो ये जैसे मैंने बताया आपको कि कोटद्वारा जो है यहाँ पे 1920 के करीब में इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था जी। और उसके बाद से ही जो है यहाँ पे धर्मशाला, चूँकि रेलवे स्टेशन ऑलरेडी बन चुका था तो आना जाना और पैसेंजर्स भी आते थे पहाड़ ऊपर जाने के लिए, तो ये धर्मशाला उसी समय इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई जी। लेकिन इसके लिए जो है सबसे पहली अपील जो निकाली गई वो 1924 के करीब में जो है दान की अपील भी निकाली गई कि धर्मशाला वर्तमान में हमने बना दी है लेकिन उसको और बढ़ाना है। तो 1924 से जो है ये अस्तित्व में है धर्मशाला। 1924 में इस्टेब्लिश हो गई थी। बिल्कुल। इससे रिलेटेड कुछ है आपके पास? है जी, मेरे पास है इससे संबंधित। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कोटद्वार का इतिहास है। तो हिंदू पंचायती धर्मशाला आपने देखी होगी, जब भी आप झंडा चौक से नीचे जाते हैं हनुमान मंदिर के लिए तो आपके राइट हैंड साइड पर एक धर्मशाला आती है। ये आप देख सकते हैं। ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट होगा सर? ये सर पंचायती धर्मशाला कोटद्वार गढ़वाल, ये एक अपील है, प्रार्थना पत्र है जो कि पंचायती धर्मशाला कमेटी कोटद्वार ने निकाला है। ये 1924 के करीब का होगा। इसमें इन्होंने ख़ास तौर से ये बात लिखी है कि पुराने बाज़ार कोटद्वारा में 4 धर्मशालाएं थी। पुराने बाज़ार से उनका इसमें मतलब यह है कि पुरानी मंडी जो कि ग्रास्टनगंज में थी, तो यहाँ 4 धर्मशालाएं थी उस वक्त। हाँ, जो कि मंडी के उड़ जाने से नष्ट प्राय हो गई हैं। अच्छा। ये स्थान इस रेलवे स्टेशन से 2 मील दूर था और जब ये नई बस्ती बनी है तो यहाँ मंडी के स्टेशन के पास बसने के लिए यहाँ पे धर्मशाला की अति आवश्यकता है, क्योंकि गढ़वाल अर्थात पावन उत्तराखंड के मुख्य 2 द्वार हैं, कोटद्वार और हरिद्वार हैं। जिस प्रकार हरिद्वार, ऋषिकेश आदि में दानवीरों की अगणित धर्मशालाएं हैं, यहाँ कोटद्वारा में अभी तक एक भी नहीं थी जी। तो गढ़वाल के बाहर से आने वाले व्यापारी, नौकरी पेशा वाले और यात्री सभी इसी मार्ग से गुजरते हैं, तो इसलिए ये दान की अपील थी। गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, क्योंकि रेलवे से वो जब उतरेगा, पटरी से गाड़ी से उतरेगा तो उसके बाद वो वहाँ ना जाके, ग्रास्टनगंज ना जाके वो यहाँ पे आ जाए और उसको रूम मिल जाए तो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दें। हाँ, लेकिन वो आपको ये बताऊँ कि ग्रास्टनगंज का तो जो है इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वहाँ तो जो है नष्ट हो गया था सर जी। वहाँ तो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कोटद्वारा कर दिया था ये। हाँ जी जी। और बाकी जब सर 1947 के बाद 1920 में आपने कहा कि 1900 के बाद ये यहाँ इस्टेब्लिश होने लग गया शहर, ग्रास्टनगंज के बाद सारी चीज़ें, ये कैसे डेवलप हुई सर इधर वाला जो मेन शहर है? शहर पहले तो इसको जो झंडा चौक के आसपास का इलाका है, जो रेलवे स्टेशन के लिए जो सड़क गई हुई है, तो इसको स्टेशन बाज़ार कहा जाता था, जो जिसको आप बद्रीनाथ के नाम से आजकल जानते हैं। हाँ, और जैसे मैंने आपको जिक्र किया धर्मशाला का, तो धर्मशाला के अंदर ही जो है रामलीला भी वहीं पे होती थी धर्मशाला के प्रांगण में जी। क्योंकि रामलीला का सारा सामान जो है, जो उसके पात्रों के मुखौटे या वो कपड़े वगैरह, पोशाकें वगैरह होती थी सब। ये सर रामलीला जैसे यहाँ मंचन होता है तो उस जमाने से होती चली आ रही है? बिल्कुल, तभी से हो रही है। 1924 से तब से हो रही है। इससे संबंधित एक मेरे पास, हाँ मेरे पास है 1925 का
25 अगस्त 1925 का रजिस्टर है। और ये एक मीटिंग जो है 25 अगस्त 1925 को हुई है और इसमें लिखा हुआ है श्रीमान निम्नलिखित महाशय आज शाम 4 बजे रामलीला कमेटी कोटद्वार के एजेंसी के मकान में ठीक समय पर उपस्थित हो जाएंगे। 25 अगस्त 25 अगस्त 1925 में लिखा गया है। जी। 2025 आने वाला तो 100 साल पहले ये लिखा गया है। हाँ। और लिखा क्या है सर इसमें? नहीं, इसमें तो इन्होंने रामलीला स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने सबको बुलाया है और सबके पास ये भेजा है। तो इसमें द्वारिका प्रसाद जी, राम स्वरूप मल, मुसद्दी लाल जी, जानकी प्रसाद जी, दाता राम जी। तो इसमें आपकी फैमिली के? ये मेरी फैमिली के श्री राम स्वरूप मल और लाला मुसद्दी लाल जी मेरे दोनों बाबा जी हुए। तो आज से 100 साल पहले करीबन प्रस्ताव रखा गया है कि इस पंचायत में, कोटद्वार की जो हिंदू पंचायती धर्मशाला है, कि हम यहाँ पे रामलीला मंचन करना चाहते हैं। बिल्कुल जी। तो इसमें एक ख़ास बात ये भी बताई है कि मंडी एजेंसी के दफ्तर में, जी, तो एजेंसी का दफ्तर जो होता था, जो आप जानते हैं कि वर्तमान में टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग है और उसके बाद एक गली है और गली के बाद एक अलग से एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को उस समय एजेंसी का मकान कहते थे। अच्छा, तो तब से रामलीला यहाँ 1924 से चलती आ रही है। हाँ, रामलीला जब वो वहाँ पे जगह कम पड़ने लगी धर्मशाला में, तो उसके बाद जो है यही एजेंसी के मकान पे, यानी कि टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर हनुमान मंदिर तक, पीछे जहाँ तक टंकी है, उस एरिया के अंदर रामलीला हुआ करती थी। और बाकी सर कहते हैं कि ये जो यहाँ से आप मीट मार्केट से ऊपर जाते हैं, इंदिरा नगर है जी, तो वहाँ इंदिरा गांधी आई थी, इस चक्कर में इंदिरा नगर कहा गया कि ये कुछ और ही है इसके पीछे बात? ऐसी कोई जानकारी? ये जानकारी हालांकि मेरे को तो नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ पे 2-3 दफ़े आई। अच्छा, कोटद्वार आई हैं? हाँ, पहले भी आई हैं वो। और मेरे को इतना ध्यान है कि 1977-78 में वो कौड़िया कैंप में अपने हेलीकॉप्टर से आई होंगी। तो मैं अपने तीनों बच्चों को जो है, अब मेरे पास स्कूटर था या उसके बाद की बात है, तो वहाँ पे उधर कौड़िया पे ले गया। और तब वो जो है वहाँ से निकली उनकी कार, और मेरे ख्याल से उस समय वो बद्रीनाथ तक होके आई थी। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे एक स्कूटर मोटरसाइकिल के मैकेनिक हुआ करते थे, जाफ़र मिस्त्री। यहाँ पे गली में उनका जो है वर्कशॉप था, छोटा सा वर्कशॉप था। वो उसको काफ़िले को लीड करके ले गए थे। अच्छा। हाँ, मतलब इंदिरा गांधी यहाँ 2-3 बार आई थी? 2-3 दफ़ा आई हैं। तो इस चक्कर में, शायद इस चक्कर में ही पड़ा होगा। ये पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। हाँ, क्योंकि कई दफ़े जो है आम चौड़ के मैदान में जो है राजनीतिक सभा है, आम पड़ाव, हाँ, वहाँ पे जो है राजनीतिक सभाएं होती थी और स्थान भी काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ पे अच्छी खासी वहाँ पे भी कुछ, वहाँ पे जो ग्राउंड है उसको लेकर भी कुछ बातें हैं। उसमें मेन चीज़ ये थी कि कोटद्वार के पास तो कोई ग्राउंड था ही नहीं, और हम तो जब बच्चे थे तो हमें भी नहीं मालूम था कि ये ग्राउंड जो है मिलिट्री का है। हम तो ये समझते थे कोटद्वार की नगर पालिका का मैदान है, और सारे हमारे कार्यक्रम जो है रामलीला के, रावण के दशहरा का जो प्रोग्राम हुआ करता था, वो सब प्रोग्राम और जितने भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती थी सभी उसी मैदान में होती थी। लेकिन बाद में मिलिट्री ने उसको जो है अधिग्रहण कर लिया, और वहाँ से जो है बड़ा। अच्छा, एक कैंटीन जो बना है सर, ये भी बहुत पुराना होगा शायद? कैंटीन पुराना है, लेकिन बना तो बाद में ही है, जब इन्होंने जो अपना उसको अपने कब्जे में ले लिया मिलिट्री ने, उसके बाद कैंटीन बना है। और बाकी सर ये कब का नक्शा होगा? मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ सर। ये नक्शा जो है मेरे फादर के हाथ का है, क्योंकि राइटिंग जो है मैं पहचानता हूँ अपने फादर की जी। उनके हाथ की है। ये कोटद्वार का ही नक्शा उन्होंने बनाया हुआ है। उसे कितना पुराना होगा सर लगभग? ये मेरे ख्याल से 1950 और 1955 के बीच का होगा, जब यहाँ पे नोटिफाइड एरिया या नगर पालिका स्टार्ट हो गई है। अच्छा। तो मेन चीज़ इसमें यह है, इस नक्शे में, कि जो झंडा चौक है उसको तो यहाँ पे लिखा हुआ है जवाहर चौक। अच्छा, जो झंडा चौक है वो आज से करीब 50, 70, 75, 80 साल पहले, हाँ, जवाहर चौक के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के उससे था जवाहर चौक। हाँ, और जो आप ये मालगोदाम रोड जो टेलीफोन एक्सचेंज के तरफ से जाती है,
उसको प्रताप मार्ग लिखा हुआ है, प्रताप, राणा प्रताप के नाम से जो है वो मार्ग था। बद्रीनाथ मार्ग उसी समय से हो गया था। गंगाधर जोशी मार्ग भी उसी समय का लिखा हुआ है। पटेल मार्ग भी उसी समय का लिखा हुआ है। पटेल मार्ग तो अभी भी ये नाम वही से बिल्कुल वही है, मतलब पटेल जी के उसमें स्मृति में। और जो सनीमा रोड का जो मार्ग है, जो कि सीधे आगे जाके पनियाली सोच से फिर आगे जाके मिल जाता है भाबर में, उसको शिवाजी मार्ग लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और इसी तरह से जो आज का तिलू रोतेली चौक है, उस चौक का नाम तिलक चौक, अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के नाम पे, लाल बत्ती या तिलू रोतेली कहते हैं, उसको कहते थे सर तिलक चौक। हाँ, और गोखले मार्ग का नाम भी गोखले मार्ग, जो कि अभी भी प्रचलित है। हाँ जी। तो ये उसमें वार्ड भी दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, ये मेरे फादर ने नक्शा बनाया तो है। ये आज से करीब 1950 का कोटद्वार ऐसा दिखता था साहब जी। और ये सर अखबार यहाँ पे आपने बताया मुझे कुछ देर पहले कि अखबार है। ये गढ़वाल हितैषी साप्ताहिक अखबार छपता होगा। ये 16 मार्च 1931 का है जी। और इसमें कोटद्वारा की भी न्यूज़ है 1931 के करीब की। वो न्यूज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सभी तरह की गतिविधियों को, यहाँ के बाशिंदे जो रहने वाले थे उस समय, वो सभी तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे डेवलपमेंट के लिए। तो सांस्कृतिक गतिविधियों को, जैसे रामलीला की मैंने बात करी, तो ये इसमें इन्होंने ख़ास तौर से जो एक न्यूज़ दी है, बल्लभ जो है इनके संवाददाता रहे होंगे या संपादक रहे होंगे, उनका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कोटद्वार में होली का जलसा। अच्छा। मुकाम कोटद्वार में इस साल होली का जलसा बहुत सज धज के साथ मनाया गया। ये सर किस सन की होली थी? 1931 की होगी, क्योंकि 16 मार्च की है। मार्च के महीने में ही फागुन होता है और होली उसी समय होती है। 1930 की होली थी, 1931 की। 1931 की, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें खास इसमें जो तारीफ़ करी गई है वकील बाबू ज्योति प्रसाद जी की और मुख्तार बाबू कांति प्रसाद जी की और उनके साथियों की तारीफ़ की गई है कि इन्होंने दुल्हनडी के रोज़ यहाँ पे जो है नाटक का मंचन कराया और थोड़ा लीक से हटकर काम किया। अदरवाइज़ होली पे तो ज़्यादातर जो है लोग बाग जो है अच्छी तरह से नहीं मनाते थे, जूते वगैरह चलाते थे। उनका कहने का मतलब ये है। अच्छा। तो इस तरह का काम करने के लिए इनको बधाई भी दी गई और आगे से और इस तरह का काम कोटद्वार के लिए हो तो ये उन्होंने तो कामना तब का अखबार है 1930 का जी, जो कोटद्वार की बात कर रहा है। मुझे लगता है इनका आपको शायद लेमिनेशन वगैरह कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर लंबा सस्टेन करना है इनको तो आप मेरी मदद करेंगे। जी श्योर। और बाकी सर, जैसे अब हम इतिहास को आगे बढ़ाते हैं तो आज़ादी आ गई 1947, कोटद्वार अपने आगे सफ़र की ओर बढ़ता जा रहा है। तो 1975 में इमरजेंसी लग जाती है पूरे देश में, 75-77 के बीच में पूरे देश में एक अलग हालात हैं, लेकिन कोटद्वार पर कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? और वो तो आपने स्वयं देखा होगा अपनी आंखों से। हाँ, मैंने देखा इमरजेंसी के टाइम पे। हालांकि मेरा राजनीति जो है मेरा एक प्रिय सब्जेक्ट तो नहीं रहा कभी। अच्छा। मैं ज़्यादातर जो है मेरी हॉबी जो है थोड़ा डिफरेंट रही जी। थोड़ा ये रहता था कि कोई नई चीज़ सीखूं, मैं उस तरह की रहती थी। तो लेकिन हाँ, ये हमें मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और हमें शायद दूध वगैरह के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी लेने के लिए जी। और राशन कार्ड का महत्व ज़्यादा था और राशन से ही सब चीज़ें मिला करती थी। और फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट का जो है काफ़ी जोर था। तो जैसे सर कहते हैं ना, कर्फ्यू वाला माहौल था इमरजेंसी में, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेरे को इतना महसूस नहीं दिया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं जो है स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अपना सक्रिय रहता था। मैंने एक टेबल टेनिस क्लब बना रखा था जी। तो हमारा तो ज़्यादातर टाइम टेबल टेनिस में और अपने व्यापार में ही लग जाता था। अच्छा। बाकी सर कुछ चीज़ें अगर आप कुछ दिखाना चाहें जो और इतिहास को दर्शाए?
एक ये एक कार्ड है नागरिक सुरक्षा समिति गढ़वाल का। जी। 11 नवंबर 1965 को कोटद्वार नगर में श्रीमती सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में डिफेंस रैली का आयोजन किया गया। जी। और इसके इस कार्ड को भेजने वाले थे श्री बसंत कुमार गोस्वामी IAS, जिलाधीश एवं अध्यक्ष जिला नागरिक सुरक्षा समिति गढ़वाल। और दूसरे थे श्री मेहरबान सिंह IAS रिटायर्ड, अध्यक्ष जिला परिषद एवं उपाध्यक्ष जिला नागरिक सुरक्षा समिति गढ़वाल। तो मेरे ख्याल से डिफेंस जब चाइना वार हुई थी 1962 के अक्टूबर में, और हमारा देश को जो है एकदम से जो है एक धक्का भी लगा था, और हम लोग जो है बहुत हमने तैयारी करी हमारे पूरे देश ने उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि उसी कड़ी में ये एक कदम होगा, ये नागरिक सुरक्षा समिति डिफेंस रैली। 1900 किस सन का है? ये 1965 का है। अच्छा, 1965 का है। 11 नवंबर 62 में लड़ाई हुई थी। तो सर उस समय कैसे हालात थे, आपने देखा हो? बिल्कुल, उस समय में उससे पहले ही हमारा 10 साल पहले आपका करीबन 10 साल के अराउंड आपका पाकिस्तान के साथ भी युद्ध था। हाँ, नहीं 1900 पाकिस्तान से तो जो है शुरू में हुआ, लेकिन ये वाला चाइना का जो युद्ध हुआ ये जो है बहुत अप्रत्याशित रहा। और हम लोग जो है 8वीं कक्षा में थे, और हम छोटे बच्चे थे, 8वीं कक्षा में थे, तो हम लोग होंगे 13-14 साल के होंगे। तो इसमें जो है काफ़ी, क्योंकि 15-20 दिन युद्ध चला। उस समय यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे, और उन्होंने भी जो है बहुत ऊंचे, महेश प्रसाद जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जी, और उनकी मिसेस श्रीमती कुसुम थी, और उन्होंने कई यहाँ पे फंड रेजिंग के कार्यक्रम किए। और सबसे बड़ा जो मेरे को याद आता है कि जो वर्तमान में GGIC है, उसके अंदर एक जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया और फंड रेजिंग की गई उसमें। और उसमें सब लोगों ने ये अपील की गई कि घरों से भी लोग दें और महिलाएं भी दें। तो महिलाओं ने उस समय अपने खुद के जेवरात वगैरह भी जो है दिए। ये सुनने में आता है। हाँ, उस समय दिए। तो उस रैली में काफ़ी जो है हुआ, और धीरे धीरे जो है हम लोगों ने अपने देश के प्रति जो है हम लोगों ने सोचना शुरू किया। जी। फिर उसके बाद सर 62 के बाद तो 71 में फिर लड़ाई हो गई थी बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर। बिल्कुल, वो तो इंदिरा गांधी जी ने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया उस समय जी। और वहाँ पे अपनी बांग्लादेश में सेना भेजी यहाँ से और विजय प्राप्त करी। फिर 1999 की जो कारगिल की लड़ाई हुई थी सर, उस समय कैसे हालात थे? कारगिल की लड़ाई तो बड़ी जो है अब तक की सबसे बड़ी, हाँ, 3 महीना चलने वाला, बहुत भारत के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट थी। और एक तरह से पाकिस्तान ने जो है जी पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली बात थी, क्योंकि उससे पहले ही कुछ दिन पहले तो मुशर्रफ आए थे, इंडिया आए थे, और उसमें जाते साथ ही उन्होंने जो है वो युद्ध छेड़ दिया। और वो भी जो है उनके सैनिक तो ऊंचाई पे थे और हमारी सारी सेना जो है ज़मीन पे थी जी। और हमारी सेना ने जो है उसमें इतने वीरता से काम किया कि ऊपर चढ़ के जो है उन लोगों को जो है वहाँ पे विजय प्राप्त करी। हमारे गढ़वाल राइफल्स के 11 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, और वो ये बात है 3 या 4 जुलाई 1999 की। उनके शव यहाँ पे लाए गए और फतेहपुर दुगड्डा के पास उनका जो है दाह संस्कार किया गया। मतलब सर ये जो एरिया रहा है गढ़वाल का, यहाँ से जो आज जैसे हम देखते हैं यूथ जो जा रहा है आर्मी में, तो ये अब से नहीं, ये पहले से ही है जाने का सिलसिला? बिल्कुल, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है। पहले तो हर एक आदमी यही सोचता था कि वो जो है आर्मी में जाए, सेना का हिस्सा। बिल्कुल, सेना का एक हिस्सा बनेगा जी। तो और इस सर कुछ आप दिखाना चाहें, कुछ पुराना? आपने मुझसे बोला था GIC को लेकर कुछ है, हाँ, जो हम लाल बत्ती में कहते हैं नंबर 2 इंटर कॉलेज है। हाँ। जी
देखिए मैं आपको कागज़ तो मेरे पास बतेरे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि कोटद्वारा में स्कूल नहीं थे, ख़ासतौर से कोटद्वारा शहर में जी। और एक स्कूल को जब यहाँ के जो पढ़ने के इच्छुक बच्चे थे या पेरेंट्स थे जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे तो उन्हें बाहर भेजना पड़ता था। तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो है उन्होंने एक स्कूल खोलने की सोची और इसके लिए उन्होंने एक एंग्लो वर्नाकुलर इंडस्ट्रियल स्कूल की स्थापना करी। पहले ये एक स्कूल जो है एक कमरे में चलता था। ये स्कूल वही है, इसका हाँ, नाम पहले कुछ और था। हाँ, मतलब अभी मैं आप वहाँ पे आपको अभी लेके आऊँगा। पहले एक कोटद्वारा में यहीं पे शायद झंडा चौक के करीब में ही कोई हो सकता है गंगाधर जोशी मार्ग पे एक कमरा लिया हुआ था, उसमें जो है ये स्कूल चलता था। डॉक्टर गोवन का बंगला कहते थे उसको। अच्छा। तो फिर उनको जो है अपने उस मकान की ज़रूरत हुई तो उन्होंने जो है हेड मास्टर को इन्फॉर्म किया होगा, चिट्ठी दी होगी कि मेरे को अब अपने लिए आवश्यकता है, इसे खाली कर दीजिएगा। अब स्कूल कमेटी के पास कोई और विकल्प नहीं था। स्कूल कमेटी में प्रेसिडेंट बाबू ज्योति प्रसाद वकील जी थे जी, जो उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। श्री कांति प्रसाद माहेश्वरी जी मेरे पिताजी थे। तो इन लोगों ने सोचा कि ये जो जर्मन गार्डन एक जगह है, जर्मन गार्डन उस जगह का नाम है जहाँ वर्तमान में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। अच्छा। उस समय हो सकता है कोई जर्मन के पास हो वो जगह, या वो जर्मन वहाँ पे रहता हो या वहाँ पे खेती करता हो। जर्मन गार्डन कहलाया, जर्मन गार्डन कहलाता था। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट में अपील की गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कई पत्र लिखे गए, उन सब की कॉपियाँ हैं और वो ज़मीन जो है अलॉट करने के लिए बहुत कोशिश हुई। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक शर्त ये रखी कि जर्मन गार्डन जो है एंग्लो वर्नाकुलर इंडस्ट्रियल स्कूल को दे दिया जाएगा, बशर्ते कि वो उस पर बिल्डिंग 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना के दिखा दें और 5,000 रुपये कोटद्वार शहर से इकट्ठा करके जो है 1 साल के अंदर दिखा दें। जी। तो वो स्कूल समिति ने सभी का सहयोग लिया, जगह जगह भाबर में कोटद्वार में 7-8 मीटिंग्स करी, हर एक की जिम्मेदारी निश्चित करी और उसके लिए हर एक आदमी को अलग मीटिंग के लिए अलग चेयरमैन बनाया कि वो वहाँ पे जागरूकता पैदा करे। तब जाके ये स्कूल यहाँ पे बना। और ये उस स्कूल के कागज़, ये स्कूल के कागज़ हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोटद्वारा में सड़क नहीं थी ऊपर जाने के लिए, सतपुली जाने के लिए, तो उसको गाड़ी सड़क का आंदोलन कहते हैं, गढ़वाल का। तो गढ़वाल की गाड़ी सड़क का उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन संयुक्त प्रांत के प्रीमियर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आना था। अच्छा। उस समय उनको प्रीमियर कहा जाता था, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। तो प्रीमियर का मतलब प्रधानमंत्री, तो हिंदी में बोलेंगे तो प्रधानमंत्री संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। तो वो उसके उद्घाटन के लिए आने वाले थे, जो कि गुमखाल से सतपुली तक के लिए रोड जानी थी। जी। तो हमारे जो ये स्कूल की कमेटी थी, इन्होंने उस समय बड़ा अच्छा सोचा कि उनसे ही जो है हम इसका शिलान्यास करा दें। ये है बात 19 फरवरी 1939 की। तो एक मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उनका पूरा पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि वो सुबह की ट्रेन से जो है 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचे। उसके बाद उन्होंने चाय का टाइम आया 40 का, यानी कि करीब 50, 60, 70, 80 साल इस स्कूल। बिल्कुल, और क्या, सबसे पुराना स्कूल यही है। हाँ, और इसका शिलान्यास उन्होंने 8:30 बजे करा दिया, सुबह 8:30 बजे। ये भी बाकायदा लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है उसमें प्रोग्राम में। अब फिर उसके बाद गाड़ी सड़क का जो उद्घाटन जो है वो बाद में हुआ उसके बाद। जी। अब बाद में यहाँ पे एक सभा हुई उनकी। तो ये अच्छा, इसमें इन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जो विचार थे वो ये लिखे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे अब तक ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर स्कूल है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, सरकार का कर्तव्य है कि स्कूल को खोले। अच्छा, ये उन्होंने कहा। तब जब एक सूबे का प्रीमियर ये कह रहा है तो फिर उस देश उसके तो प्रशासन शासन अपने आप ही सब काम करेंगे। जी। ये एक रसीद है जो
5,000 रुपये के इकट्ठे करने के लिए एक दान जो है मेरे पिताजी ने भी उसमें दिया बिल्डिंग के लिए, वो उसकी रसीद उस समय तो 5,000 रुपये सर बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गढ़वाल का इंस्पेक्शन नोट है उस समय का, उसी स्कूल का। जी। तो सर सन 2000 में फिर उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया उत्तराखंड। जी। उस समय कैसे हालात थी और एक सुबह वो आई कि आप दूसरे राज्य में, जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश से निकलकर एक नया राज्य उत्तराखंड, उत्तरांचल बन गया। जी, उत्तरांचल बना और बड़े बड़े संघर्ष के बाद बना। और रामपुर कांड, तिराहा कांड तो आपको मालूम ही है, और कितने लोगों का किस तरह से शोषण भी हुआ और उसमें अत्याचार भी हुए, लेकिन मेहनत रंग लाई और हम सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि जब उत्तराखंड बना या उत्तरांचल बना। और अब किसी भी को चीज़ को बढ़ने में समय तो लगता ही है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि 24 साल तो बीत ही गए हैं, और 24 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना डेवलपमेंट तो अभी नहीं हुआ। और अभी सर अगर हम पर्टिकुलरली जब कोटद्वार की बात कर रहे हैं, आपने पुरानी चीज़ें दिखाई, आपने डेवलपमेंट गिराया कि इस कदर का डेवलपमेंट था, लेकिन अगर हम अभी 2024 की बात करें तो आपको क्या लगता है सर, आंखों देखा हाल में आपका बस व्यू जानना चाह रहा हूँ कि डेवलपमेंट, विकास की रेखा ऐसे से ऐसे हो रही है कि ऐसे चल रही है कि ऐसे चल रही है? इस शहर को लेकर किस दिशा में जा रहा है, किस दशा और दिशा में जा रहा है? लगभग 15 साल पहले तो मैं कह सकता था कि थोड़ा सा जो है ये अप ट्रेंड है। अच्छा, अगर हम पीछे सन 2000 के आसपास चले जाएं, 2000 के करीब में भी जो है अप ट्रेंड था। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है अस्तित्व में आई, जैसे कि जो है हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल बना, और भी कई चीज़ें, और रिजर्वेशन काउंटर्स बने, मतलब काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन इस समय जो है आके जो है थोड़ा सा जो है ये महसूस होता है कि अगर जो है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अगर समय से चेते नहीं तो ये कहीं हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ ना चले जाए, क्योंकि अभी तो लकीर ऐसे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चल रही है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से ना कुछ ऊपर ना कुछ है, ना कुछ ऐसा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मोटर नगर का मामला है, और या फिर जो ये कंडी रोड का मामला है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि दुनिया में और कहीं जंगल नहीं है क्या, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जंगल ही जंगल है, स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह है, कई जगह हैं, तो वहाँ पे क्या परमिशन नहीं मिलती? जी। वहाँ कैसे डेवलपमेंट होते हैं? जी। तो यहाँ पे थोड़ा नियम या कानून अलग तरीके के यहाँ पे लागू करते हैं, तो वो हमारी समझ में तो आता नहीं। लेकिन आशा करते हैं कि ये ग्राफ ऊपर ही बढ़े। बिल्कुल, उम्मीद ये है, और हमारा तो इसी डायरेक्शन में जो है, मैं खुद अपने पर्सनली जो है मेरा नज़रिया यही है। जी। और तमाम चीज़ें अभी बहुत सारी ऐसी हैं सर जो अभी हम कवर भी नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार हो सकता है सर दोबारा हम बैठें और इसी इतिहास को और खंगालते खंगालते नए पन्नों की ओर बढ़े। जी, मुझे पूरी उम्मीद है जब भी आप मेरे से इस तरह की बात या इस तरह का इच्छा प्रकट करेंगे, मैं अवश्य जो है आगे आऊँगा। तो आज हमने सर हमारे साथ जुड़े थे योगेंद्र गिलरा जी, कोटद्वार के इतिहास के पन्नों को आज हमने खंगाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।